Hello and welcome everyone. Welcome to Win Science. और आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ. क्यों खुश हूँ? बिकॉज दिस इज़ लास्ट क्लास ऑफ क्लास 9th CBSE. बिकॉज आज के इस लेक्चर में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन का लास्ट सेक्शन. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. Let us begin with me. Thank you guys. Thank you for 100 subscribers and thank you for everything basically. जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जो लोग रेडिट से आए हुए हैं, थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब आई वुड लाइक टू स्टार्ट टीचिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में, किस तरीके से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए प्लांट्स के वैरायटीज़ में चेंज लाया गया, नई नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, और किस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, और किस तरीके से अनाज उगाया जाता है, किस तरीके से फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स का काम होता है. आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग जानने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में. ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स पालना. एनिमल्स पालना ताकि हम एनिमल्स का यूज़ करके हमारी फूड की जो नीड्स हैं वो ख़त्म कर सकें. एनिमल्स कहाँ पे पालेंगे, कैसे पालेंगे, अब जानने वाले हैं हम लोग. सो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग, डिसीज़ कंट्रोल. अब ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, देखो एनिमल्स जो हम डेली लाइफ में आप लोग जिनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम मिल्क लेते हैं, इसलिए हम लोग कैटल ले लेंगे. उसके बाद हम लोग चिकन भी खाते हैं तो हम लोग उसे पोल्ट्री कहेंगे. और हम लोग फ़िश भी खाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? पिसीकल्चर या फिर फिशरी कहेंगे. फिशरी के बाद हम और एक चीज़ है जो एनिमल बेस्ड है, तो वो है हनी या फिर बी वैक्स. तो हम उसे कहेंगे क्या? बी कल्चर कहेंगे, चलो, या फिर बी रियरिंग कहेंगे, जो भी आप लोगों को कहना है वो कहेंगे. तो ऐसे 4 सब टॉपिक में ये भी लेक्चर डिवाइडेड होगा. सबसे पहले हम जानेंगे कैटल या फिर गायों के बारे में. तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सा पिक्चर भी है गाय का. गाय ऐसे क्यूट सी है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया ना, वैसे वैसे हमें कैटल फार्मिंग भी इंक्रीज़ करना पड़ा. बिकॉज मिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फूड. और मिल्क से पनीर, बटर, चीज़ और भी कई सारी चीज़ें बन जाती है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है. छाछ बनती है, दही बनता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को खाने के लिए. प्रोटीन रिच फूड होता है वो, फैट्स भी मिलते हैं. और हमने एंशिएंट टाइम्स से लेकर आज तक मतलब हमने एनिमल्स का यूज़ फार्मिंग के लिए भी किया है. कई कई जगहों पे एनिमल्स खाए भी जाते, कैटल्स खाए भी जाते हैं. लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि मिल्क एंड जो है लेबर की तरह. तो मिल्क के लिए जो यूज़ किया जाता है जिन कैटल्स का, वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क के लिए रेयर की जाती है ताकि वो हमें मिल्क दे सके और हम वो मिल्क कंज्यूम करके हमारी हेल्थ इम्प्रूव कर सकें. 1 मिनट में ये एडजस्ट कर लूँ. ओके, कूल. तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को एनिमल्स का यूज़ मिल जाएगा. तो एग्रीकल्चर के लिए भी बुलक कार्ट्स होती है, उनको भी पुल करने के लिए आप लोगों को एनिमल्स का यूज़ दिख जाएगा. इंडियन कैटल्स बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़. बॉस इंडिकस मतलब काउस और बॉस ब्यूबेलिस मतलब बफेलोस. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझनी है. बॉस इंडिकस मतलब काऊ, बॉस इंडिकस मतलब काऊ, एंड बॉस ब्यूबेलिस मतलब बफेलोज. ऐसे ये 2 ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जो इंडिया में मोस्टली यूज़ की जाती है. याक्स भी होते हैं, याक्स, तो याक्स का भी यूज़ किया जाता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है. मतलब नॉर्थ साइड में थोड़ा सा होगा वहाँ पर ही, वरना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. तो जो
डेयरी के लिए स्पेसिफिकली एनिमल्स बने हुए होते हैं उनको मिल्क एनिमल्स कहा जाता है, या मिल्च भी कह सकते हो आप, मिल्च। लेकिन इसका स्पेसिफिक मतलब जो नाम है वो जर्मन है, और इसे मिल्क या फिर मिल्क तो कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मिल्क। हम आप तो ये मिल्च एनिमल्स जो होते हैं तो ये डेयरी एनिमल्स है, इनसे सिर्फ दूध निकाला जाता है। एंड जो काम में लिए जाते हैं ना, जिनको फार्म में प्लोइंग का काम दिया जाता है या फिर बुलक कार्ट्स पुल करने का काम, तो उन्हें ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है। ड्रॉट मतलब सूखा। तो कुछ इस तरीके से दो टाइप के एनिमल्स आप लोगों को दिख जाएंगे। कैटल इंडस्ट्री में, कैटल फार्मिंग में, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स on some extent on duration of lactation period, meaning the period of milk production after the birth of calf. So milk production can be increased by increasing the lactation period. देखो, काऊ साल भर दूध नहीं दे सकती, उसका बच्चा होगा, उसके बाद 6 से 7 या फिर 8 या फिर 1 साल, शायद 1 साल तक, तो उस समय के लिए ही सिर्फ काउज जो है मिल्क देती है, उसके आगे पीछे मिल्क नहीं देती। तो ये जो पीरियड है काफ के बर्थ से लेकर काफ मैच्योर होने तक का, तो इसे कहा जाता है लैक्टेशन पीरियड, और इस समय ही सिर्फ काऊ दूध देती है। तो जब हम ये इंक्रीज़ करेंगे लैक्टेशन पीरियड, तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए काउज से मिल्क मिलेगा। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स, फॉर एग्जांपल जर्सी ब्राउन स्विस, आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन periods, while local breeds, for example red sindhi sahiwals, show excellent resistance to diseases. अब देखो, जिस तरीके से हमने प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन किया था ना, उसी तरीके से एनिमल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, और इसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। तो जो फॉरेन ब्रीड्स होती है, जैसे ये जर्सी ब्राउन स्विस हो गई, तो मतलब जर्सी गाय, हमारी हम जर्सी गाय कहते हैं यहाँ पे लोकल, तो जर्सी गाय और जो लोकल गाय है जैसे रेड सिंधी या फिर साहिवाल, इन दोनों का क्रॉस किया जाता है। और जो हाइब्रिड एनिमल उससे प्रोड्यूस होता है ना, तो वो क्रॉस ब्रेड जो होता है, तो वो दोनों क्वालिटीज मतलब दोनों क्वालिटीज शो करता है। पहला, लंबा लैक्टेशन पीरियड, मतलब ज़्यादा दूध देगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है वो है कि डिजीज से रेजिस्टेंस शो करेगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को दिख जाएगी। प्रॉपर क्लीनिंग, शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफेलोज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग, फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। अगर आप लोग इतू से छोटे से रूम में बहुत सारी कैटल्स भर दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, एनिमल्स को रेगुलर ब्रशिंग चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग चाहिए, उनको स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशियस जगह चाहिए ताकि वो ठीक से रह सके, अच्छी फैसिलिटी चाहिए ताकि उन्हें बारिश ना लगे, उनका हेल्थ मेंटेन रहे बेसिकली। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग, डर्ट रिमूव होना चाहिए, और जो बाल वो समर में झड़ देते हैं तो वो भी गिरने चाहिए। सो दे should be sheltered under well ventilated roofed shells to protect them from rain, heat and cold. तो उनसे भी उनका बचाव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर डेयरी एनिमल्स आर 2 टाइप्स। तो देखो, जैसे जैसा काम होगा वैसा वैसा इनका फूड रिक्वायरमेंट होगा। तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ फूड रिक्वायर्ड to support animal to live a healthy life, and milk producing requirements which is type of food required during lactation period. तो देखो, 2 टाइप के खाने इन गायों को या फिर इन बैलों को दिए जाते हैं। पहला जो लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे, और दूसरा जो हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से 2 टाइप के खाने गायों को दिए जाते हैं ताकि ये उनका सर्वाइवल ठीक से हो सके, और आप लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए ये दूध दे सके, और इनसे आप लोग प्रॉफिट्स बनाते रहो। सो गौ माता के बारे में ये। एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। तो फीड जो है, जो आप लोग उन्हें खाना दोगे तो उसके अंदर रफेज भी होता है, कॉन्सनट्रेट्स भी होते हैं। कॉन्सनट्रेट्स मतलब क्या? फाइबर्स कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन। अब देखो, मोस्टली उन लोगों को फाइबर्स खिलाए जाते हैं बिकॉज वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। रफेज में लार्जली फाइबर होते हैं और कॉन्सनट्रेट्स के अंदर फाइबर प्लस प्रोटीन, कुछ इस तरीके से उन्हें खाना दिया जाता है। कैटल नीड बैलेंस्ड रेशंस containing all nutrients and proportionate amounts. Besides of such nutritions, food material, certain feed additives containing micronutrients promote health. अब देखो,
ये तो हो गई खाने की बातें, लेकिन कई कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्पेशली दिए जाते हैं ताकि वो दूध में भी आ सके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और मिल्क आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा रहे एनिमल्स का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग उनका डाइट मैनिपुलेट कर लेते हैं ताकि हमें दूध भी मिल सके, हमें न्यूट्रिशन भी मिल सके, और दूध भी अच्छा न्यूट्रिशन वाला मिल सके। कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिसीजेस, द डिसीजेस बिसाइड्स कॉजिंग हेल्थ, द डिसीजेस बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। तो कैटल्स को भी, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को भी कई सारे डिसीजेस हो जाते हैं, वैसे कैटल्स को भी डिसीजेस आप लोगों को होते दिख जाएंगे। अभी ये जो डिसीजेस होते हैं ना भाई, तो ये डेथ तो नहीं कॉज करते कुछ डिसीजेस, लेकिन कुछ मिल्क प्रोडक्शन तो कॉज करते हैं, कम होना, मतलब मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है कई डिसीजेस के कारण। तो पैरासाइट्स होते हैं, तो वो कैटल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फेक्ट करते हैं, बिकॉज कैटल कुछ भी खा लेती है, कहीं पर भी घूम लेती है। तो पैरासाइट्स, कई कई बार पैरासाइट्स जो है वो हमला कर देते हैं, हम कह सकते हैं। और पैरासाइट्स जो है वो मतलब इन्फेक्ट करेंगे काउस को, और उनका जो सिस्टम है तो वो मतलब सिस्टम पे आके उनका न्यूट्रिशन खा जाएंगे। अब ये पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को पढ़ाया होगा, एक इंटरनल पैरासाइट, एक एक्सटर्नल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट बॉडी के बाहर से आते हैं और बॉडी के बाहर ही चिपके रहेंगे, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। इंटरनल पैरासाइट इंटेस्टाइन के अंदर घुसेंगे, और इंटेस्टाइन के अंदर घुस के वहाँ से खाना खाएंगे और काऊ को अंदर से इन्फेक्ट कर देंगे। तो ऐसे दोनों है, और इन दोनों की वैक्सीन आती है, मेडिसिन आती है। आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नींद आ रही है। ओके, नेवर माइंड। इन्फेक्शियस डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो बैक्टीरिया वायरस तो लगे ही होते हैं कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करने के लिए। अब ये क्या है, बिकॉज यहाँ पर हो जाता है ये टॉपिक ख़त्म। बस हमने यहाँ पे क्या जाना कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब अलग अलग डाइट्स होती है। काउज़ को शेल्टर्स में रखा जाता है, काउज़ की रेगुलर इंस्पेक्शन भी होती है। काउज़ के कानों पे देखो आप लोगों को ऐसा नंबर दिखेगा अगर आप फार्म के साइड पे रहते हो तो, और यहाँ पे उनका नंबर रहता है, उनका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैटल फार्म। कैटल दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप ऑफ कैटल जहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर काम के लिए रखेगा, दूसरा है जो मिल्क के लिए रखा जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्या, कैटल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिकन। आई मीन नॉट दिस टाइप ऑफ चिकन, बट आई मीन दिस टाइप ऑफ चिकन, मुर्गियाँ। ये वाला चिकन काफ़ी ज़्यादा यमी होता है, लेकिन ये इन्हीं से आता है। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद उनकी बात कर लेंगे। तो मुर्गियाँ हमें क्या देती है? मुर्गियाँ हमें देती है अंडे। ये सब कुछ हम जानेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कि अंडे मिलते हैं, चिकन मिलता है। तो ये कैसे, क्यों मिलता है, और कौन सी स्पेसिफिकेशंस है, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। अगर आप छोटा वाला लेक्चर देख रहे हो तो अभी हमने गायों के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू गाइज आर वाचिंग छोटा लेक्चर, बड़ा लेक्चर देखो। थैंक यू। लिंक यहाँ पे कहीं पर तो मिल जाएगा। सो पोल्ट्री फार्मिंग मतलब पोल्ट्रीज़। महाराष्ट्र में पोल्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा लेवल पे है। आप लोगों को जब आप सिटी छोड़ के गांव की तरफ आओगे ना, 2 3 4 5 पोल्ट्रीज़ ऐसे ही आप लोगों को मिल जाने वाली है। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फाउल्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। तो ये मीट के लिए भी पाली जाती है, और कहा किस किस लिए पाली जाती है, एग्स के लिए पाली जाती है, और छोटे छोटे चिक्स के लिए भी पाली जाती है। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री फीड्स आर डेवलप्ड, poultry breeds are developed and farmed to produce layers of eggs and boilers for meat। तो देखो, मीट के लिए और चिकन के लिए नई नई ब्रीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, और इन ब्रीड्स का काम क्या होता है कि वो चिकन की और एग की जो नीड है वो कंपेंसेट कर सके। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, अब देखो ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। जो इंडियन लोकल चिकन होता है उसे हम असील कह देते हैं, और फॉरेन के कुछ होते हैं जैसे लेग हॉर्न, तो इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। अब ये क्यों करेंगे? असील लोकल रेजिस्टेंस के लिए, लोकल इन्फेक्शियस रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। लेग हॉर्न या फिर जिसे ब्रॉयलर कहा जाता है, तो वो बहुत मोटा होता है, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, और उनका जो बच्चा है वो उसके अंदर क्या होगा, डिसीज़ रेजिस्टेंस भी होगा, वो नॉर्मल इंडिया के टेम्परेचर्स पे भी जी पाएगा। दूसरी बात कि वो
सस्टेन तो कर लेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करेगा और वो फास्ट भी ग्रो होगा। तो कुछ इस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए हम लोग क्रॉस ब्रीड्स कर देते हैं इनकी। अब कौन सी ऐसी डिज़ायरेबल ट्रेट्स है, ट्रेट्स मतलब डिज़ायरेबल चीज़ें जो हमें उस फॉल में चाहिए। तो पहला है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। तो उस मुर्गी ने ज़्यादा अंडे देने चाहिए, वो मुर्गी हेल्दी होनी चाहिए, और जो क्वालिटी है मीट की भी क्वालिटी और उस चिकन की भी क्वालिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए, और ज़्यादा अंडे भी देने चाहिए। दिस इज़ वन ट्रेट। उसके बाद ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अब ये कमर्शियल चिक प्रोडक्शन क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, हर बार मुर्गी, सिर्फ एक मुर्गी बड़ी होके वही बिकेगी ऐसा नहीं है। छोटे छोटे चिक्स भी सेल किए जाते हैं ताकि वो पोल्ट्री वाले लोग उन्हें बड़ा चिक बना सके, मतलब बड़ा चिकन बना सके चिक से, और फिर वो सेल कर सके। तो ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, तो वो भी अच्छा हो। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, बिकॉज इंडिया में हीट इतनी ज़्यादा होती है क्या बताओ, तो वो भी होना चाहिए। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, ये भी होनी चाहिए। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्हें एसी चाहिए, उन्हें कंटिन्यूस लाइट के अंदर रखना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। वैसे आप लोगों को, अगर आप महाराष्ट्र साइड पे हो ना, वैसे मैं आप लोगों को हमारी एक पोल्ट्री दिखा सकता हूँ कभी व्लॉग में। लेकिन तो जो वो पोल्ट्री होती है ना, तो उसके अंदर कंटिन्यूसली येलो कलर के बल्ब्स जल रहे होते हैं। उनका काम ही ये होता है कि वो हीट दे सके, बिकॉज वो चिक्स जो होते हैं छोटे छोटे, उन्हें वार्म टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ मिलती है। रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेट्स यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। तो देखो, रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स। तो देखो, ऐसी भी मुर्गियाँ बननी चाहिए जो छोटी हो साइज़ में, लेकिन वो सारा का सारा खाना जो भी आप दो, तो वो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट को ही खा के खुश रहे। अब जैसे लोकल मुर्गियाँ जो होती है, तो वो वैसी होती है। देखो, उन्हें ज़्यादा कुछ खाना नहीं होता, वो बस थोड़ा सा खा लेती है, बड़ी हो जाती है, उसके बाद उन्हें सेल कर दिया जाता है। अब एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। अब ये ब्रॉयलर क्या होता है, ये एग तो आप लोगों को मालूम होगा, अंडा, और ब्रॉयलर जो होता है वो बड़ा मोटा चिकन होता है जो आप लोगों को नॉर्मली सिटीज़ में मिल जाएगा। ब्रॉयलर चिकन आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्स फॉर मतलब फास्ट ग्रोथ रेट के लिए और बेटर इफिशिएंसी के लिए उन लोगों को विटामिन भर भर के दिया जाता है। केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी और मेंटेन फीदरिंग एंड क्वालिटी carcass quality. They are produced as boilers and sent to market for meat purposes. तो बॉयलर का बहुत ख्याल रखा जाता है और उसके बाद उसे मीट के लिए सेल किया जाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, गुड मैनेजिंग प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। दे इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हमें अच्छी क्वालिटी के चिकन्स बनाने के लिए अच्छी केयर भी लेनी पड़ती है। तो हाइजीनिक कंडीशंस, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, उससे कुछ भी इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीजेस एंड पेस्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ साल पहले बर्ड फ्लू आ गया था और एक रात में सारी की सारी पोल्ट्रीज, मतलब सारी की सारी मुर्गियाँ मर गई थी। कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई थी और ये होती है, और ये ना हो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जाती है। डायरेक्टली मुर्गियों तक कोई जाता नहीं है। द रेशन और डेली फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉयलर्स इज़ प्रोटीन रिच एडिक्वेट फैट। तो देखो, जो ब्रॉयलर्स होती है उन लोगों को बहुत सारा फैट दिया जाता है, बहुत सारा प्रोटीन दिया जाता है, बिकॉज वो कटने के लिए जाने वाली है। दूसरा, विटामिन ए एंड विटामिन के इज़ हाई इन पोल्ट्री फीड्स। तो जब आप वो वाला ब्रॉयलर चिकन खाओगे तो आप लोगों को विटामिन ए और विटामिन के ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज सेड इन दिस। अब पोल्ट्री फॉर्स, अब ये जो पोल्ट्री फाउल्स होते हैं, पोल्ट्री फाउल्स मतलब पोल्ट्री में ग्रो होने वाला चिकन। अब इनकी एक बड़ी ख़राब चीज़ है, देखो, इनको वायरस बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्ट कर देते हैं। तो ये वायरस, बैक्टीरियाज, फंगाई, पैरासाइट्स एज वेल एज फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इन लोगों को बहुत इजीली हो जाता है। अब ये ना होने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन एंड स्प्रेइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इस पोल्ट्री फार्मिंग को, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीस डाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फ़िश प्रोडक्शन के लिए, फ़िश प्रोडक्शन के बारे में। फ़िश प्रोडक्शन इसलिए मैंने देखो यहाँ पे फाइंडिंग नीमो वाला ये लगाया है, बिकॉज अब सारा का सारा माहौल फिशी होने वाला है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट मछलियाँ भी
आर्टिफिशियली मतलब मछलियाँ भी फिशरीज़ में, जिस तरीके से पोल्ट्रीज़ में मुर्गियाँ ग्रो की जाती है, वैसे ही फिशरीज़ में मच्छियाँ या फिर मच्छी ग्रो की जाती है। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। 0%, क्या 0%? कोलेस्ट्रॉल 0%। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स फाइन ट्रू फिश एज वेल, finned true fish as well. Fish production includes filled true fish as well as shellfish such as prawns and mollusks. तो देखो, फिशरीज या फिर फिश में फिश एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है फिश से। दूसरी बात फिश के बारे में ये है कि सिर्फ फिशरीज़ के बारे में सिर्फ एक दूसरी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ फिन वाली फिशेस ही फिश नहीं होती, तो कई शेल वाली फिशेस भी फिशेस होती है, जैसे शेल फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए मतलब झींगे हो गए, क्रैब्स हो गए जैसे खेकड़े उन्हें कहते हैं, वो हो गए, या फिर प्रॉन्स हो गए। मुझे स्पेशली बहुत पसंद है प्रॉन्स। तो ये सारे हो गए, तो ये भी आते हैं फिशरीज़ के अंडर। इन्हें भी पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। पहली, आप बोट लेके जाओ, शिप्स को फिशेस को पकड़ के लाओ, और दूसरी चीज़ कि आप लोग उन्हें कैप्चर करो और उन्हें कैप्चर करके जो है उन्हें फिशरीज़ के अंदर डाल दो, वहाँ पे आर्टिफिशियली ग्रो होने दो, और फिर उन्हें आप लोग मतलब लेकर मार्केट में चले जाओ। तो दिस इज़ कॉल्ड एज फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग के अंदर कल्चर फिशिंग आप लोगों को दिख जाएगी। कल्चर फिशिंग मतलब क्या, कि वो मछलियाँ लेते हैं, बड़े बड़े तालाबों में उन मछलियों को रखा जाता है, वहाँ पे उन लोगों को रिप्रोड्यूस किया जाता है, उन लोगों को खाना भी दिया जाता है, और फिर उन्हें बेचा जाता है मार्केट में। फिशिंग दस कैन बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर। तो दोनों चीज़ें, कैप्चर मतलब पकड़ के लाना नदी से या फिर पॉन्ड से, कल्चर मतलब आप लोगों को मतलब पॉन्ड्स के अंदर फिशेस को ग्रो करना। तो मराइन फिशरीज़, अब देखो 2 टाइप की फिशरीज़ होती है। एक हो गई खारे पानी वाली, एक हो गई मीठे पानी वाली। मीठे पानी वाली मतलब जो हमारे यहाँ पे होती है, खारे पानी वाली मतलब जो बीच पे होती है। इंडियाज़ मराइन fishery sources including 7,500 kilometers of coastline and deep sea beyond it. Popular marine fish varieties include pomfret, mackerel, tuna, sardine and Bombay duck. तो ये हो गई खारे पानी वाली मछलियाँ जो खारे पानी में मिलेंगे। अब खारे पानी वाली मछलियाँ कई सारे टाइप्स के नेट से पकड़ी जाती है। कई बार तो इलेक्ट्रिक शॉक भी यूज़ किया जाता है जब मछली बड़ी हो। तो कई सारे बड़ी छोटी फिशिंग बोट्स की मदद से फ़िश की जाती है। अब देखो, मैं रिसेंटली बीच पे गया था, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ें होती कैसे हैं। तो उन्होंने क्या कहा मुझे कि हम लोग जो है 5-5, 6 से 7-7 दिनों के लिए, 15-15 दिनों के लिए शिप्स पे निकल जाते हैं। बड़े शिप्स होते हैं उन लोगों के, और वहाँ पे जाके वो डीप सी में जाके फ़िशिंग करने चले जाते हैं। वो फ़िशिंग करके वापस आ जाते हैं। तब तक फिशेस जो है वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखी जाती है। यील्ड्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिशेस यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंड्स। तो ये इको साउंड्स, सैटेलाइट्स, इनकी मदद से जहाँ पे बहुत बड़ा झुंड होगा ना मछलियों का, वहाँ पे शिप्स को भेजा जाता है, और वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा मछलियाँ मिल जाएंगी। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। सम मराइन फिशेस of high economic value are also farmed in sea water. अब देखो, कुछ ऐसी मछलियाँ होती ना, टूना जैसी, टूना मछली, या फिर यहाँ पे उसे हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ, सुरमई। तो सुरमई जैसे जो मछलियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। तो उन लोगों को जो है आर्टिफिशियली सी में फार्म भी किया जाता है, या फिर जो खाड़ी होती है उसके अंदर, या फिर मतलब लगून्स होते हैं, तो लगून्स के अंदर उन लोगों को, सॉल्टी लगून्स के अंदर उन लोगों को भी मतलब पाला जाता है। तो इनका एग्जांपल कौन सा है, देखो, मलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स। अब ये पर्ल वाली जो फिश होती है वो पर्ल स्पॉट्स, शेल फिशेस सच एज प्रॉन्स, म्यूसल्स एंड ऑयस्टर्स आर एज वेल एज सीवीड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑयस्टर वगैरह होते हैं ना, तो वो फार्म की जाती है आर्टिफिशियली, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें मिल सके पर्ल्स, मतलब वो जो मोती होते हैं वो मिल सके हमें। प्रॉन्स जो है वो भी काफ़ी महंगे बिकते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियली सी वाटर में आर्टिफिशियली फार्म किए जाते हैं। सीवीड्स भी फार्म की जाती है। देखो, सुशी के अराउंड जो होता है ना, दैट इज़ अ सीवीड, वो ग्रीन कलर का, तो वो भी आर्टिफिशियली फार्म किया जाता है। अब देखो, ये हो गया फ्रेश वाटर वाला झींगा,
ये हो गया मरीन वाटर वाला झींगा। मरीन वाटर वाला झींगा छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा यमी होता है। प्रॉन्स इन्हें कहते हैं, देखो, या फिर इन्हें और एक वर्ड है, प्रॉन्स इन्हें कहा जाता है। तो दिस इज़ हाउ प्रॉन्स आर। As marine fishes stock get further depleted, the demand for more fish can only be met by culturing fisheries, and it is called as mariculture. Mariculture मतलब क्या? Salt water fishes. Salt water fishes का क्या करना? फिशरी बनाना। तो अब इनलैंड फिशरीज़ की बात करते हैं। इनलैंड फिशरीज़ जो है वो आप लोगों को कैनल्स में, पॉन्ड्स में, रिजर्वायर्स में भी दिख जाएंगी। अब ये जो है ये हमेशा सॉल्ट वाटर में ये हमेशा फ्रेश वाटर में फिशेस पाई जाती है, और ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है इनकम का। अब देखो, इनका एक चीज़ बहुत ख़ास है, तो वो है कि फ़िश कल्चर इज़ समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप। अब ये राइस क्रॉप के कॉम्बिनेशन में क्यों किया जाता है? ताकि राइस का जो भी वेस्ट मटेरियल हो वो फिशेस खा सके, और फिश का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो राइस के लिए न्यूट्रिटिव होगा, और ये दोनों आपस में सर्वाइव कर लेंगे और अच्छा खासा हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात कि जो है दूसरी के कि एक ऐसा भी सिस्टम बनाया जाता है जहाँ पे 5 से 6 मछलियाँ एक साथ एक तालाब में ग्रो की जाती है। अब आप कहोगे सर लेकिन वो तो एक दूसरे को भी खा जाएगी। देखो, दीज फिशेस आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। तो देखो, ये ऐसी मछलियाँ चूज़ की जाती है जो एक दूसरे से फूड के लिए झगड़ती नहीं है, और ये अलग अलग फूड हैबिट्स को प्रैक्टिस करती है। एज रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ पॉन्ड इज़ यूज्ड। तो देखो, कुछ ऐसी मछलियाँ होती है जो एक पॉन्ड, देखो एक पॉन्ड के अंदर भी कुछ मछलियाँ होंगी जो इस जोन में होंगी, कुछ मछलियाँ इस जोन में रहती होंगी, और कुछ मछलियाँ इस जोन में रहती होगी। तो इसका एक आइडियल एग्जांपल देख लेते हैं, कैटलाज। अब ये कैटला जो मछली होती है ना, तो ये सरफेस फीडर है, मतलब वो सरफेस के ऊपर ही रहेगी हमेशा। रोहू जो है वो मिडल जोन में खाना खाएगी, और जो मृगल्स है या फिर जो कॉमन कार्प्स है, अब ये कॉमन कार्प्स ये सारी मछलियों के नाम है, तो ये सबसे डीप फीड करेगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना दिया जाएगा, और इस वजह से ये दोनों आपस में भी कम्पीट नहीं करेगी, और उन्हें अपना तो खाना मिलता रहेगा। तो देखो, ये हो गई एग्जांपल्स मछलियों के, कटला, सिल्वर कार्प एंड रोहू। देखो, कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ये डी कौन सा है? ग्रास कार्प, ये हो गया मृगल, और ये हो गया कॉमन कार्प। मैंने ये खाया हुआ है शायद, और मैंने पॉम्फ्रेट तो बहुत बार खाए हुए हैं, सुरमई खाई हुई है। सो अब ये मैं मेरा नहीं बताता मैं कुछ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिशरीज, सॉल्ट वाटर फिशरीज। जो मरीन फिशरीज होती है उन्हें मैरीकल्चर कहा जाता है। वैसे ही फ्रेश वाटर में भी फिशरीज़ होती है। फ्रेश वाटर की फिशेस अलग होती है और वो अलग अलग लेवल पे होती है। बस दिस वाज ऑल अबाउट फिशरीज़। नाउ अब हम बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये फिशरीज़ का वीडियो देखा है तो देख लो। इससे आगे इससे पीछे हमने जान लिया है। अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, हमने जान लिया है क्या क्या पढ़ा है हमने। देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले काउज़ के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना चिकन्स के बारे में, चिकन्स के बाद हम अब जान रहे हैं फिशेस के बारे में। आगे नेक्स्ट में जानेंगे हम बीज के बारे में। इफ़ यू गाइज आर वाचिंग सुपर शॉर्ट लेक्चर, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पूरा का पूरा देखो ताकि आप लोगों को मज़ा आए। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब क्या कि बीज पालना। अब देखो, ह्यूमंस ने कुछ नहीं छोड़ा पालना, ह्यूमंस ने सब कुछ पाल लिया है। बीज पाल ली, और कौन कौन सा, चिकन पाल लिए, बकरियाँ पाल ली, और क्या क्या, शीप्स पाल ली, फिशेस पाल ली, काउज पाल ली, और इनसे हमने खाना ले लिया, मतलब हमारी फूड की नीड्स ले ली। अब हम जानेंगे कि बीज किस तरीके से पाली जाती है, मतलब बीज किस तरीके से रेयर की जाती है, बीज को किस तरीके से रखा जाता है। हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग इज मेकिंग हनी हैज़ beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, हनी हमें जो मिलता है, पतंजलि हनी मिलता है, डाबर हनी मिलता है, ये सारी के सारी जो है वो हनी बीज से आते हैं। अब
ऐसा इतना तो टाइम नहीं होगा कि रामदेव बाबा खुद जाके बीज को लेके, मतलब वो पूरा का पूरा मधुमक्खी का छत्ता या छत्ता शायद कहते हैं, तो वो छत्ता उठा के लेके आए और फिर आप लोगों को ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे दे। देखो, दीज आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड हनीज। कमर्शियली प्रोडक्शन कैसे, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? यहाँ इससे पहले तो मैंने देखा है कि अपार्टमेंट के जो अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स है वहाँ पे हो जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते, यहाँ वहाँ हो जाते हैं। सर आप तो कह रहे हो कि ये एक एंटरप्राइज है। हाँ, एंटरप्राइज है। बीज को बी कीपिंग बहुत वाइडली की जाती है। महाराष्ट्र में भी बी कीपिंग काफ़ी पॉपुलर है, महाबलेश्वर साइड पे। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट्स, फार्मर्स यूज दिस एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इन एडिशन टू हनी, बी हाइव्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ वैक्स देता है, जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए वैक्स देते हैं, जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो हनी होता है, वैक्स होता है, ये दीज आर सम प्रोडक्ट्स। बी वैक्स इसे कहते हैं। देखो, बी वैक्स से कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं और भी कई कई सारी चीज़ें बनती है। द लोकल वैरायटी ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिसेरा, एपिसेरा इंडिका। तो ये हो गया एक लोकल वैरायटी जो कमर्शियल हनी के लिए यूज़ किया जाता है, एपिसेरा, एपिसेरा इंडिका। अब कॉमनली नोन एज इंडियन बी, इसे हम कॉमनली इंडियन बी कहते हैं। तो इसके ब्रीड का साइंटिफिक नेम है एपिसेरा इंडिका। एपिस डॉर्सेटा द रॉक बी एंड एपिस फ्लोरे, एपिस फ्लोरे, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरे, दीज आर टू टाइप ऑफ बीज। ओके, और इसे कहा जाता है लिटिल बी। तो देखो, एपिस, एपिसेरा, एपिसेरा इंडिका, एपिसेरा नहीं, एपिस डॉर्सेटा और एपिस फ्लोरे, ऐसे ये तीन आप लोगों को अभी तक जाना है। और एक होता है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। अब इनके बारे में बताने से पहले बता दूं, यू गाइज आर वाचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। देखो, ये हो गई इंडियन बी, मतलब ये इंडियन बी है, इंडियन मॉडल है। अब ये एपिस डॉर्सेटा जो है उसे रॉक बी कहा जाता है। ये बड़ी होती है साइज़ में, इतनी बड़ी होती है, और ये काट भी लेती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमें 2-3 दिन के लिए आदमी। और ये लिटिल बी होती है, एपिस फ्लोरे, लिटिल बी। और ये एपिस मेलिफेरा है, तो ये हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ हनी। तो ये एपिस मेलिफेरा जो है ये भी यूज़ की जाती है हाई यील्ड के लिए, हाई यील्ड के लिए। अब ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से कब्रिस्तान होता है ना, कुछ उसी तरीके से ये मधुमक्खी के बॉक्सेस रख दिए जाते हैं। मधुमक्खियाँ बाहर जाती है, बाहर से फूलों में से जो नेक्टर है वो सक करके आती है, अपने छत्ते पे उसका हनी बनाती है, और वो हनी हम लोग फिर कमर्शियली यूज़ कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, हनी बीज को रहने का घर मिल जाता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए जगह मिल जाती है, और हमें बदले में हनी मिल जाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, हनी कभी भी एक्सपायर नहीं होती। हाँ, डाबर की होगी तो होगी एक्सपायर, पतंजलि की तो हो गई एक्सपायर, लेकिन जो रियल रॉ हनी है दैट इज़ हाईली एसिडिक एंड वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। अब ये देखो, ये हनी एक्सट्रैक्टर है। अब ये हो गए एनसीईआरटी का डायग्राम, लेकिन मेरा वाला अलग है डायग्राम, आई मीन। तो मेरा वाला डायग्राम देख लेते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से होता है ये बॉक्स, जहाँ पे हनी बीज होती है और वो यहाँ से ऊपर बाहर निकलेगी। ये आदमी देखो आप, कितना अच्छा है, वो यहाँ पे हनी बीज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ये देखो, कुछ इस तरीके से ऐसा प्लेट होता है, ऐसा एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर हनी बीज खुद ही अपने लिए एक छत्ता बना लेते हैं, और उसके बाद वहीं पे अपना घर भी बसा लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट मधुमक्खी का छत्ता, आर्टिफिशियल मधुमक्खी का छत्ता, और जिससे आप लोगों को मिलेगा क्या, हनी। द इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। ये इटालियन बीज, ये भी ध्यान में रखो, दे हैव हाई कैपेसिटी टू गेट हनी। दे स्टिंग समवॉट लेस, तो वो काटती भी कम है, तो वो अच्छी है। दे स्टे इन द गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी चीज़ है। द ब्रीड्स वेरी एंड ब्रीड्स वेरी वेल, तो ये बच्चे भी बहुत स्पीड से प्रोड्यूस करती है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स एंड एपियरीज आर एस्टेब्लिश। अब ये देखो, एपियरीज मतलब हनी बीज का। अब देखो,
फिशरीज फिश के लिए, एपियरीज किसके लिए, बीज के लिए। अब देखो, अगर आपका घर, आपका फार्म बहुत पास पास में है ना, तो ये बहुत अच्छा और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और सोने का सुहागा तब हो जाता है जब आपकी तो पूरी की पूरी गार्डन है, या फिर आप लोग फूलों का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल जाते हैं इससे। द वैल्यूज़ और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चरेज। अब ये पास्चरेज क्या है वो मैं बता देता हूँ। पास्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। तो देखो, हनी की क्वालिटी पास्चरेज पे डिपेंड करती है, और कौन कौन से फूल अवेलेबल है इस पे भी डिपेंड करती है, और क्या फूल अवेलेबल है इस पे भी डिपेंड करती है। अगर फूल ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ पास्चरेज। अब ये पास्चरेज क्या है, देखो, पास्चरेज मतलब लैंड जहाँ पर ये छत्ता है। अब ये पास्चरेज मतलब जहाँ पे आसपास का सराउंडिंग, उस बी हाइव के आसपास के सराउंडिंग को पास्चरेज कहा जाता है। तो एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पास्चरेज, द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। तो ये पास्चरेज कैसा है, मतलब सराउंडिंग कैसा है, और जो फूल है वो किस टाइप के है, उसके बेसिस पे आप लोगों को टेस्ट में चेंज आ जाएगा। और जिन्होंने ये हनी ट्राई किया है ना, उन लोगों को ये पता चल जाता है। हनी के फ्लेवर्स भी आते हैं, मैं बता दूँ, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोगों की जो लोग एक्चुअली नेचुरल रॉ जो हनी बीज का छत्ता है वहाँ पे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ये भी नोटिस होगा कि जहाँ पर सनफ्लावर की खेती ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ नहीं दिखती, लेकिन जहाँ पे आप लोगों को अच्छे जो फ्लावर्स होते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, तो वहाँ पर की हनी, आप लोगों को हनी बीज भी ज़्यादा दिखेगी, और वहाँ का हनी टेस्टी भी होता है। सो बिकॉज वहाँ पे नेक्टर बहुत ज़्यादा नेचुरली अवेलेबल होता है। द वैल्यू और क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द पास्चरेज। ओके, पास्चरेज मतलब लैंड जहाँ पर ये छत्ता है। बस, अब ये चैप्टर हो गया है। थैंक यू सो मच, सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ तक भाई हमारा क्लास 9th ख़त्म हो चुका है। क्लास 9th पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन फाइनली हो चुका है। थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने सारा का सारा फॉलो किया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं फॉलो किया तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैनल पे, वहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है। एक भी कंसेप्ट एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, सब कुछ ऑन पॉइंट पढ़ाया है। मैं क्लास 10th का भी पढ़ाता हूँ, क्लास 10th के भी वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस, और भाई सब्सक्राइब कर दो। If you guys find any value in this video, which you are clearly getting, you are getting so much value, hit the subscribe button, hit the like button, and see you in the next video. Bye bye.